हेलो दोस्तों, मैं हूँ संदीप सिंह। आप सभी का सुपर टेट की क्लास में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति और स्थानीय मान। संख्या पद्धति और स्थानीय मान में हम लोग क्या सीखेंगे कि संख्या पद्धति में क्या सीखेंगे कि संख्याएं आपको क्या होती हैं। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि छोटी सी बात कि एक होता है अंक और एक होती है संख्याएं। तो अंक क्या होते हैं? अंक जैसे होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दीज आर अंक, डिजिट्स। तो ये सब अंक हैं और इन्हीं अंकों के मेल से, जैसे 1 और 0 मिल करके बना 10, तो दिस आर नंबर। तो इसको बोलते हैं संख्या। क्या बोलते हैं? संख्या। और अंक क्या है? 0 से लेकर के 9 तक जो है आपके अंक हैं, और बाकी अंकों के समूल से ऐड से क्या बनता है? संख्याएँ बनती हैं। तो 1 1 ये संख्या है, 12 संख्या है, 99 संख्या है, बाकी टोटल जो भी बनने वाली हैं इन अंकों के सहयोग से, वो सभी क्या बनेंगी? संख्याएँ बनेंगी। तो इस प्रकार से हम संख्याओं पर बात करेंगे। संख्या की पद्धति, पद्धति का मतलब होता है क्रमशः जो सिद्धांत निरूपित किए गए हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो संख्या पद्धति पर बात करेंगे और इन्हीं संख्या पद्धति के अंतर्गत हम बात करेंगे स्थानीय मान या जातीय मान। अगर 5 को कहा जाए, 5 लिख दिया जाए, तो कहा जाए कि इसका जातीय मान क्या है? तो जातीय मान इसकी जो फेस वैल्यू है, जो इससे दिख रहा है 5, तो ये 5 जो है इसका जातीय मान है। और स्थानीय मान जिस प्लेस पर रखा जाएगा, जैसे 2, 5, 7, तो जिस प्लेस पर रखा जाएगा उसको कहते हैं स्थानीय मान। जैसे आपको ये 1 एंड सेकंड, इकाई एंड दहाई प्लेस पर रखा गया है, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 50। बट अगर इसका जातीय मान पूछा जाए, तो जातीय मान जो इसकी फेस वैल्यू होगी वही इसकी जातीय मान होगी, अर्थात 5 ही उसकी जातीय मान होगा। तो इस प्रकार से हम नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति और स्थानीय मान पर बात करने वाले हैं आज। तो अब हम बात करते हैं इसकी क्रमबद्ध अध्ययन के बारे में कि किस प्रकार से हम लोग क्रमबद्ध अपने विषय को पढ़ेंगे। तो इसकी आधारशिला क्या है? तो पहले बात करते हैं आधारशिला पर जातीय स्थानीय मान और संख्याओं के प्रकार। जातीय अभी-अभी हमने बताया, जो फेस वैल्यू होती है वही उसकी जातीय मान होती है, और स्थानीय मान और संख्याएँ जो उस जिस प्लेस पर रखा होता है, उस प्लेस की वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं वो स्थानीय मान होगा। और संख्याओं के प्रकार, इसी प्रकार संख्याओं को प्रकार पढ़ेंगे। और दूसरे पॉइंट पर हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग और विभक्त के नियम, अर्थात डिविडेंड, डिवाइजर एंड कोशंट एंड रिमाइंडर पर हम लोग बात करने वाले हैं। भाग और विभक्त के नियम, बिना भाग दिए काटने का जादू कैसे चलता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और नेक्स्ट 3 पॉइंट पर बात करेंगे, तीसरे बिंदु पर, कि बीजीय सूत्र। बीजीय सूत्र का मतलब होता है बीज गणित में आने वाले जो भी सूत्र हैं उनको बीजीय सूत्र बोलते हैं। बीजीय सूत्रों में क्या होता है कि इसमें वेरिएबल्स होते हैं, मतलब मान निकालने वाले दो वेरिएबल, 3 वेरिएबल। तो इसमें हम केवल 2 वेरिएबल ए एंड बी को बात करेंगे। तो बड़ी सरलीकरण प्रश्नों को 2 सेकंड में हल करना है। कैसे बड़े प्रश्नों को सेकंडों में करना है, इस पर हम बात करेंगे कि बीजगणित के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं लंबे दिखते हैं, तो उनको कैसे ही 2 सेकंड में करने हैं। तो उस पर हम लोग बीजगणित के सूत्र के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। फिर चौथी बात सीखेंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है? जैसे लिख दिया जाए कि 2 के पावर 672। अब 2 के पावर 672 में 2 का इकाई का अंक क्या होगा? अगर इसके 2 के 672 फैक्टर किए जाए, था 72 बार गुणा किया जाए, 672 बार, तो उसका जो इकाई का अंक क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। और उसका विशेष तरीके से कि घात वाले प्रश्नों का अचूक तरीका क्या होगा, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इस प्रकार से 4 बिंदुओं पर हम आज बात करेंगे विशेष तरीके से। अब हम बात करते हैं आधार जातीय मान पर। तो जातीय मान पर हमने चर्चा किया अभी जस्ट नाउ कि अगर इसके जातीय मान के बाद 3, 2, 5, 6, 7, 8, 0, 9 दीज आर नंबर्स, और इस टोटल नंबर में से अगर 5 की बात की जाए, तो 5 का मान जो होगा यहाँ पर जातीय मान, इसका जो फेस वैल्यू है वही उसका जातीय मान होगा। फेस वैल्यू मतलब 5 है, तो 5 ही इसका जातीय मान होगा। तो अंक का अपना मान, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, अंक का अपना मान होगा।
जैसे 7 है, 5 है, 6, 2, 3 जिस प्लेस पर रखा है तो उसका अपना मान ही उसका जातीय मान होता है तथा स्थानीय मान। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब 7 जो यहाँ इस प्लेस पर 1000वें प्लेस पर रखा है तो इसका स्थानीय मान होगा 7000। तो अंक का मान उसके स्थान पर निर्भर करता है, उसे कहते हैं अंक स्थानीय मान। जैसे 1, 2, 3, 4 4th प्लेस पर रखा है तो वो अपने स्थान पर जब अंक का निर्भर करता है तो उसको स्थानीय मान कहेंगे। जैसे 5 का यहाँ पर निकालें स्थानीय मान तो 5 इंटू 1, 2, 3, 4, 5, 5 जीरो जाएंगे इसके नीचे। तो इस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं स्थानीय मान, ये है। तो स्थानीय मान वह मान होता है जो स्थान पर निर्भर करता है तथा जातीय मान उसका जो फेस वैल्यू होती है, उसका अपना जो मान होता है वो जातीय मान होता है। अब हम आगे बात करते हैं संख्याओं के प्रकार एक नज़र में। एक नज़र में संख्याओं के प्रकार की बात कर लेते हैं, संख्याएँ कितने प्रकार की हैं। तो इसमें प्राकृतिक संख्याएँ पर बात करेंगे। प्राकृतिक संख्याओं के 3 भाग किए गए हैं। पहले भाग में सम, इवन नंबर, विषम और अभाज्य, प्राइम नंबर। तो सम संख्याएँ जिसमें 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्याएँ हैं। विषम संख्याएँ जिसमें 2 से विभक्त ना हो, विषम संख्याएँ हैं। तो विषम संख्याओं में ही कुछ संख्याएँ ऐसी होती हैं जो सेल्फ से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है। केवल 2 गुणनखंड, एक और स्वयं, 1 एंड इटसेल्फ, तो उसी को कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहते हैं। विशेष बात क्या है, सह अभाज्य को प्राइम भी क्या होते हैं कि इसका नियम होता है कि जिनका HCF 1 हो, अर्थात ऐसे प्राइम नंबर दो प्राइम नंबरों के बिटवीन गुणनखंड का जो कॉमन हो, HCF जो हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाई से ज्यादा एक फैक्टर हो, उसको कहेंगे को प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल 2, 3 में दोनों प्राइम नंबर है, इनमें HCF क्या आएगा, 1 आएगा। 21 और 65 में दोनों प्राइम नंबर है, इनमें कॉमन क्या आएगा, 1। तो इस प्रकार से ये को प्राइम नंबर्स है। यदि कोई संख्या ए और बी सह अभाज्य से काटती है तो वह ए बी से भी कटेगी। अर्थात अगर वो 1 से कटती तो इन दोनों के गुणनफल से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी। तो 60 ट्रिक अब अभाज्य संख्याओं की जांच कैसे करें? तो क्या हम जैसे बात करते हैं कि 173 एक अभाज्य संख्या है। 173 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। और उसको हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप में काटेंगे। जैसे वह छोटी छोटी संख्या n खोजें जिसका वर्ग 273 से बड़ा हो। 60 ट्रिक है अभाज्य संख्याओं की जांच कैसे करें। अभाज्य संख्याएं कैसी हैं उनको हम जांच करने वाले हैं। जैसे क्या 173 एक अभाज्य संख्या है, इसकी जांच करनी है। तो जांच करनी है तो कैसे जांच करेंगे, वह छोटी छोटी संख्या n खोजें जिसका वर्ग 173 से बड़ा हो। तो जैसे लिखा है 14 का वर्ग होता है कि 196, तो 96 173 से बड़ा आता है, n इक्वल टू 14। तो 14 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखें, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 जब लिखेंगे तो क्या 173 इनमें से किसी से कटता है? तो कहेंगे कि नहीं कटता है। 173 इनमें से किसी से नहीं कटता, नहीं आता। 173 एक अभाज्य संख्या, अतः 173 एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से हम लोग काटने का ये रूल सीख लेंगे। फिर अब विभक्त होने के नियम भाग 1, 2, 4 और 8 का पैटर्न क्या है, मतलब विभाजिता का नियम क्या है कि किस प्रकार से हम लोग 2, 4, 8 का पैटर्न से भाग देते हैं। जैसे डिविजिबिलिटी रूल इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं। विभाजिता का नियम, विभक्त करने का नियम। अब हम बात करते हैं कि संख्या, नंबर पर बात करते हैं। नंबर है 2 का नियम, 4 का नियम। इस प्रकार से नियम पर हम बात करने वाले हैं कि 2 और 4 और 8 का नियम क्या होता है कि 2 से कौन सी संख्या विभक्त होगी, 4 से कैसे होगी, 8 से। तो 2 का एक रूल होता है सीधा साधा कि इवन नंबर्स जो होते हैं, इकाई का अंक 0 हो, 2, 4, 6, 8 हो, मतलब सम संख्या हो कोई, वो 2 से विभक्त होगी। लास्ट में उसके इकाई का अंक, मतलब लास्ट से इकाई, दहाई, तो इकाई का अंक 2 हो या 0 हो या 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो क्या होगी, 2 से विभक्त होगी। उसी प्रकार नियम नंबर 2, 4 का नियम क्या है कि अगर अंतिम 2 संख्याओं, अंतिम 2 अंक से बनी संख्या, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से कटे, जैसे 32 लिखा है, तो अंतिम 2 संख्याएं 32 हैं, तो 32 किससे कटेगी, 4 से कट जाएगी, इसलिए ये 4 से विभक्त है। 32 4 से भाग 8 टाइम्स में जाएगा, तो 4 से विभक्त है। अब हम बात करते हैं 8 का नियम। तो 8 का नियम है क्या, 8 का नियम क्या कहता है कि यदि अंतिम 3 संख्याएं 8 से विभक्त हो, यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से कटे, तो उसे कहते हैं 8 से विभक्त होना, 8 से विभक्त होना है।
फिर हम जैसे अब आग बात करते हैं विभक्त होने के 2, 3, 9 और 11 का जादू। कैसे जादू चलता है, इस जादू को हम बात करेंगे। 3 का नियम, सभी अंकों का योग 3 से काटें। मतलब कहने का तात्पर्य, अगर कोई भी नंबर लिखा है और उसको हम लोग 3 से डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं तो इन सभी अंकों को जोड़ देते हैं। 7, 5, 8, 7, 5, 6, 8 और 4 को जोड़ देते हैं। तो इसमें जो अगर वो संख्या 30 आई और 30 अगर 3 से विभक्त हो रही है तो वो 3 का नियम है कि वो 3 से विभक्त हो जाएगी। अगर इन अंकों का योग, अंकों का सम 3 से विभक्त हो रहा है तो वह संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। बिना देखे, इसको बिना करे बता सकते हो। अगर इनको जोड़ करके संख्या को 3 से भाग, जैसे इनको जोड़ा तो 30 आया, 30 को 3 से भाग दिया तो क्या आया, 10 आया। तो 10 विभक्त हो गया ना, 30 विभक्त हो गया 3 से, अर्थात ये 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये संख्या पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। अब नंबर 9 का नियम, 9 का जादू क्या देखेंगे कि सभी अंकों का योग 9 से कटे। अगर कोई भी संख्या लिखी है, ये संख्या लिखी है, इन संख्या का योग जो होगा 9 से कटे। किससे कटे, 9 से कटे। तो इन संख्याओं को देखो जोड़ा गया है और 27 है, 9 से भाग दिया जा रहा है, 3 आ गया है तो ये 9 से कट रहा है, अर्थात ये 9 से भी विभाज्य है। अब हम नियम नंबर 11 पर बात करते हैं कि 11 से कैसे कटेगा, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब इस पर बात करते हैं 11 का नियम, द बॉस रूल। 11 का नियम को बॉस रूल बोलते हैं, मतलब बॉस का रूल, नियम। अब हम बताते नियम। अब सम स्थानों के योग और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 से कटे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये कोई नंबर दिया है, अगर इस नंबर में हम लोग बात करें तो इस नंबर में अगर हम लोग बात करें तो अगर इन संख्याओं के सम और विषम अंकों के योग में का जो अंतर है, देखो सम स्थान कौन होगा, 8, 1, 4, ये 9, ये सब क्या है, विषम स्थान है। सम स्थान कौन सा है, 0, 6, 5, 1, ये सब सम स्थान है और ये विषम स्थान है। तो सम स्थानों का योग करेंगे और विषम स्थानों का योग करेंगे, अगर दोनों में अंतर 11 से डिवाइड हो तो वो 11 से डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा। तो देखो, देख लेते हैं कि जैसे ये विषम अंक है, विषम प्लेस है, 8, 1, 4, 9, 8, 1, 4, 9 ऐड किया, आया 22, 1, 5, 6, 0 इनको ऐड किया तो 12 आया, काटा, घटा दिया, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आया 10। तो 10 क्या 11 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, अर्थात ये 11 के रूल के डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं करता है, 11 से नहीं कटेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि हम सम स्थानों के योग और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 आ जाए या 11 से कटे, 0 आए या 11 से कटे, वही 11 से विभक्त होगा। अब भाग संक्रिया की संरचना पढ़ेंगे अभी, एटोनॉमी ऑफ डिवीजन। अब हम भाग संक्रिया की संरचना पढ़ेंगे कि भाग संक्रिया मतलब डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि डिवाइड कैसे करते हैं। तो भाग संक्रिया की संरचना, एटोनॉमी ऑफ डिवीजन पर बात करने वाले हैं। तो इसमें 3 बिंदु याद रख रहे हैं, कौन, 4 बिंदु, कौन, भाजक, डिवाइजर बोलते हैं इसको, भाज्य और भागफल और उसके बाद में शेषफल। ये 4 बिंदु आपको विशेष याद रखने हैं। कहने क्या कि अगर यहाँ कोई नंबर लिखा होगा, यहाँ कोई नंबर लिखा होगा, भाजक है, और जिसको हमको भाग देना, जिस संख्या पे हमको भाग देना वो भाज्य है, और जो इसका भाग देने के बाद में जो वैल्यू आती है वो भागफल है, क्वोशंट है। फिर उसके बाद में जो कुछ बच जाता है, अगर बचा तो शेषफल, नहीं बचा तो 0। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर, मतलब बीच वाली संख्या जो होती है, बीच वाली संख्या बराबर भाज्य बराबर ए बराबर होता है बी मल्टीप्लाई क्यू और प्लस आर। ये आपका फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाज्य बराबर बीच वाला बराबर भाजक और भागफल प्लस शेषफल। ये इसका नियम होता है, इसको याद रखेंगे और याद रखेंगे तो आसानी से कोई भी डिविजिबिलिटी का रूल आगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा इसका भाज्य और भागफल वाला, तो आप आसानी से करेंगे। जैसे लिखा है a = bq + r, जहां
आर जो है 0 के बराबर और छोटा है, और यहाँ पर आर की वैल्यू बड़ी है 0 से और बराबर भी है, और ये कह रहा है कि बी की वैल्यू जो है, आर की वैल्यू जो है बी से छोटी है। अब बात हम करते हैं एप्लीकेशन सूत्र का प्रयोग कैसे करें। कैसे हम एप्लीकेशन के सूत्र का प्रयोग करें, तो इसका विशेष बात यह है कि जैसे लिखा है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेष फल 20 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात करें। तो अब इस पर हम डेटा निकालते हैं। कैसे निकालते हैं कि डेटा निकालें कि जैसे इसमें क्या है कि a बराबर 1043। अब इसके बाद भागफल किससे दे रहे हैं, 11 से भाग देने पर। शेष फल क्या आ रहा है, अब हम भाग देंगे। तो a बराबर हमने जो फार्मूला बताया था आपसे, क्या बताया था, ये कहा था कि a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। इसी में वैल्यू रखनी थी केवल, आपको क्या करना था कि b और q, b आपकी क्या है क्वेश्चन मार्क निकालना है हमको, और Q क्या है 11 दिया है, R प्लस में करेंगे, यहाँ प्लस का 20 करेंगे, और यहाँ पर Q की वैल्यू आपको 11 दे रखी है, और आपको B निकालना है, और उसके बाद A की वैल्यू दे दी है 1043 दी है B की वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से B जो होगा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आकर के 20 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1043 में, 20 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1023 बचेगा, और आ करके ये 11 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी इससे। तो इस प्रकार से इसके क्वेश्चन आएंगे और आप लोग आसानी से करेंगे। तो आसानी से जब करेंगे तो आगे बढ़ते हैं कि ब्रह्मास्त्र, अब गणित का ब्रह्मास्त्र, गणित के जादुई सूत्र। अब गणित के जादुई सूत्र कहने में तो आसान है, पर आप लोगों के लिए कठिन है कि आप लोग जादुई नहीं माने इसको, क्योंकि ये आप लोगों के बहुत लिए आसान है, क्योंकि ये बच्चों वाला खेल है, 6-7 की क्लास में पढ़ाया जाता है, और ये आप लोगों के लिए इतना आसान है कि जादू ही है आपके लिए कि ये सब आते हैं आपको। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं और ये गणितीय संक्रियाएं हैं। तो a प्लस बी, अगर कोई संख्या जैसे हम कहें यहाँ पर कि x लिखा है प्लस y लिखा है, इसका होल स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर a के प्लेस पर x स्क्वायर कर देंगे, b के प्लेस पर y स्क्वायर कर देंगे, और प्लस 2xy। इस प्रकार से हम लोग संख्या a प्लस बी का और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को यूज करते हैं। और कैसे यूज करते हैं, जैसे लिख दिया जाए 46, अब इसका स्क्वायर फाइंड आउट करो। अब 46 का स्क्वायर आपको डायरेक्टली नहीं याद है तो इसी क्वेश्चन में मान रख दो। कैसे कि a मान लो 40 का स्क्वायर प्लस 6 मान लो b को 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 6। इस प्रकार से इसका वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से, इसकी वैल्यू आसानी से निकल आएगी। अगर लिया गया 97 का स्क्वायर आपको निकालना नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई कराओगे तो कठिन पड़ेगा, पर अगर जो आसानी से करना चाहोगे तो क्या कर सकते हो कि यहाँ लिख लो 90 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 7। इस प्रकार से आप करेंगे तो आसानी से मान निकाल लेंगे। तो अब बात करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये माइनस वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि जस्ट लाइक जैसे लिखा हो आपके पास 99, अब 99 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो 99 का स्क्वायर निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि इसको चेंज कर लेंगे, 100 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार से a माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा। और कैसे करेंगे कि 100 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 100 और इंटू 1, इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर कहीं पर आ जाए कि 49x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको बनाएंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे कि ये 7x का होल स्क्वायर लिखा है और ये माइनस का 4y का होल स्क्वायर लिखा है, तो जब a इसको मानेंगे इसको b मानेंगे तो बराबर लिख सकते हैं कि क्या 7x प्लस 4y, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं 7x माइनस 4y। इस प्रकार से इस फार्मूले को यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, क्लीन कर देते हैं। अब बात हम करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ये दोनों साथ में आ जाए तो हमेशा याद रखना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर करने में इसकी जो वैल्यू बचती, क्या बचती, देखो ये बचेगी 2
अब ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैसे आएगी हम करके दिखा देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस प्रकार से माइनस माइनस कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। दिस इज प्रूव्ड। इस प्रकार से इसके सॉल्व करते हैं। जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए कि जैसे लिखा हो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, इसका डायरेक्ट आंसर निकालना हो तो इनको कर दो क्या 2x प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2 से करा देना, आंसर आसानी से आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं क्यूब वाले फार्मूले में। क्यूब वाला फार्मूला क्या कहता है कि जैसे लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आसानी से इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे लिखा हो 4y क्यूब और लिखा हो 6y जेड क्यूब। तो इस प्रकार से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अब तो क्यूब दिख ही नहीं रहा है इसमें, तो क्यूब जब दिख नहीं रहा है तो क्यूब बनाना पड़ेगा ना हमको। तो क्यूब दिखाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, जैसे लिखा है 8x क्यूब और प्लस आपका 27y क्यूब। तो इस प्रकार से जब कोई नंबर लिखा हो तो उसको आसानी से पहले कन्वर्ट करते हैं, जैसे 2x का होल क्यूब और प्लस 3y का होल क्यूब, और इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में 2x प्लस 3y, ये एक ब्रैकेट में कर देंगे। ऐसा दिया होगा आपको और आपको इस फॉर्म में तोड़ना होगा इसको। तो कैसे तोड़ेंगे इसको, 2 और x का क्यूब बनाएंगे, ऐसा 3 का क्यूब लिखा है और ये y का होल क्यूब बनाएंगे, तब इसको ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 3y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में इन्हीं का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर और 3y का स्क्वायर हो जाएगा 9y स्क्वायर, और इन दोनों का माइनस करके इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6xy आएगा। इस प्रकार से इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। फिर इसको कैसे, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे यहाँ लिखा हो 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, अगर ये दिया हो तब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको भी कैसे बनाएंगे, पहले इसको कैसे बनाएंगे कि इसको 2x का होल क्यूब करेंगे माइनस इसमें 3y का होल क्यूब करेंगे और बराबर एक ब्रैकेट में लिख देंगे 2x माइनस 3y और दूसरे ब्रैकेट में इन्हीं दोनों का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 2x 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और प्लस करके इसका फार्मूला होता है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 3 2 6xy। इस प्रकार से इस फार्मूले को हम लोग यूज करते हैं। इस फार्मूले को यूज बता दिया, इसका भी बता दिया, इसका भी बता दिया, सभी फार्मूलों का यूज बता दिया। अब आप सेकंडों में आंसर निकालने वाले हैं, कैसे अभी देखते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी सूत्रों की। इन सूत्रों का उपयोग बड़ी संख्या के गुणन हल को सेकंडों में हल करने के लिए होता है, जैसे पैटर्न पहचानना भाग 1, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो बात क्या करेंगे, जैसे लिखा है कि 8 मल्टीप्लाई 8 माइनस 177 ये दो दिख रहे हैं, एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो इनको हम लोग वर्जन छोटा करेंगे। इसको कैसे छोटा करेंगे कि एक जैसे ये दिख रहे हैं, तो ए मान लीजिए इसका ए है, मान लिया ये ए है, दोनों ए है, तो ए ये भी होगा, ए भी होगा। मल्टीप्लाई में इसको मान लिया बी है तो ये भी बी है, तो इन दोनों का क्या बना, फार्मूला बना कि नहीं बना, कैसे बना कि जैसे ये बना, ये ए और ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर और माइनस लिखा है आगे बी स्क्वायर। तो आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होगा। इस प्रकार से इसका पैटर्न होगा और इसको पैटर्न को स्टेप बाय स्टेप खोलते हैं। कैसे खोलते हैं, देखो एक्सरे कर देंगे विजन का, पैटर्न देखे। अब पैटर्न में क्या है कि हम लोग मानते हैं इसको, अब इसको मानेंगे तो क्या करेंगे, जैसे एक्स विजन पैटर्न देखेंगे कि इसको माना ए माना, इसको बी माना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सूत्र बना।
क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए माइनस बी। अब आसान भाषा में अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो आसानी से कर लेते। कैसे, इन दोनों को एक ब्रैकेट में ऐड कर देंगे और आपस में मल्टीप्लाई, एक ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से पैटर्न के माध्यम से तोड़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैटर्न पहचानना भाग 2, कठिन स्तर है। पैटर्न कैसे पहचानेंगे इस पर हम लोग बात करेंगे कि पैटर्न पहचाने कैसे। दिखना तो आसान है पर करना बड़ा कठिन है। तो पैटर्न पहचानेंगे कैसे, तो पैटर्न में एक नंबर सेम जैसा मिलता हुआ दिखेगा। कैसे मिलता हुआ दिखेगा, जैसे 838383, सब 83 तो है, फिर आगे लिख रहा है 217 तो 3 टाइम्स ये लिखा है, 3 टाइम्स ये लिखा है। तो 3 टाइम्स, जब 3 टाइम्स ये लिखा है तो कैसे इसका फार्मूला बनाएंगे। जैसे इसको ए मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको तीनों का मल्टीप्लाई है तो आपको दिख रहा है कि ए क्यूब लिखा है। यहाँ बी मान लिया, इसको बी मान लिया, मल्टीप्लाई है इनका, तो ये लिखा है बी क्यूब लिखा है। तो ये बीच में साइन कैसा है, प्लस का है। तो आपको हमने अभी अभी जस्ट फार्मूला बताया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन गया। और जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन जाता है तो पैटर्न फॉलो होगा। कैसे होगा, अब ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर प्लस है तो माइनस ए भी होता है। ठीक है, अगर माइनस होगा यहाँ पर तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो अब नीचे वाले में ध्यान से अगर देखेंगे तो ए ये भी है और ये दोनों क्या है, ए और बी है माइनस में, और ये प्लस में है ए बी इंटू बी। अर्थात आपको दिख रहा होगा ये बी भी है, दोनों बी है। तो ये ए स्क्वायर लिखा है, ये बी स्क्वायर लिखा है, तो फार्मूला बना कि नहीं बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये माइनस ए बी। ऊपर वाला ए क्यूब लिखा है तो इसको ऊपर वाले में ये फार्मूला लगा देंगे, ये वाला पूरा लिख देंगे। और नीचे वाले में क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वही अंत में जा करके देखो लिखा है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ये वाला फार्मूला लिखा गया है, फिर नीचे वाला ये फार्मूला कट जाएगा, ए प्लस बी आएगा। अर्थात अगर आसान भाषा में कहा जाए, देख करके इनको, इन दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। कैसे, इन दोनों को 783 को और 217 को ऐड कर दो, यही आंसर आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। तो अंतिम में सीखते हैं कि डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्ट आंसर ऐसे निकालेंगे कि अगर ऐसा कहीं पैटर्न दिखे, ये वाला पैटर्न लिखे दिखे, तो इन नंबरों को आपस में, एक नंबर इसका एक नंबर इसका जोड़ दो, वही इसका आंसर हो जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद में क्या है, बचा क्या, केवल ए प्लस बी बचा, क्या एक प्लस बी बचा, वही वाली बात है। इनको ऐड कर दिया आपस में तो जो नंबर आ जाएगा क्लीन हो जाएगा। इकाई का अंक, अब यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करें इस पर बात करते हैं कि गुणनफल का नियम। अब गुणनफल का नियम कैसे फॉलो होगा इस बात पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे लिखा है 476 मल्टीप्लाई 198 मल्टीप्लाई 358 359 मल्टीप्लाई 242 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर हो, तो इतना बड़ा बड़ा हो चाहे कितना भी बड़ा बड़ा हो, ये जैसे 3 डिजिट का है, 3 डिजिट का है नंबर, तो 3 अंकों का संख्या है ये, तो इनके कितने भी बड़े 4 डिजिट के हो, 10 डिजिट के हो, तो करना क्या है, मल्टीप्लाई में है तो उनका लास्ट अंक लेना है। जैसे 6892, इनको क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आता है कि जब 6 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो 48 आ गया, तो उसका लास्ट डिजिट ले लीजिए। और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका 2 डिजिट ले लीजिए, और उनका जो आपस में हो रहा है मल्टीप्लाई 4 हो रहा है, और फिर उसके बाद में आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, आसानी भाषा में हो जाएगा 8, और इन दोनों का 2 9, फिर इसका 2 और उसका 2 मल्टीप्लाई कराते जाएंगे, आसान भाषा में आपका 4 इकाई का अंक आ जाएगा। आसान भाषा में इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं पावर, घातांक। पावर वाली संख्याओं का इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। तो पावर वाली इकाई का अंक का कैसे निकालेंगे, जैसे लिखा है 3527 के पावर लिखा है 654 में इकाई का अंक क्या होगा। तो घात का नियम ये कहता है कि अगर 7 हो तो 7 के स्क्वायर कैसे चलते हैं ये पहले पता होना चाहिए। जैसे 7 के पावर 1 है तो 7 होगा, इकाई का अंक उसका 7 होगा। अगर पावर 2 हो तो इकाई का अंक 9 हो जाएगा। अगर पावर 3 हो तो इकाई का अंक 3 हो जाएगा। इस प्रकार उसका चलेगा। तो अब फिर अगर पावर 4 हो तो उसका इकाई का अंक 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे किसका,
3527 की पावर 654 में इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? तो नियम है कि घात को 4 से भाग दें और शेष फल निकालें। तो 4 से ही क्यों भाग दें, 2 से भाग दे लें या 3 से भाग दे लें। तो इसका कहने का तात्पर्य 4 से इसमें घात में इसलिए भाग देंगे क्योंकि इसका जो 7 के नंबरों का इकाई के अंकों का रिपीटेशन है। जैसे रिपीटेशन का मतलब अगर 7 के पावर 1 है, जैसे 7 की पावर 1 है तो क्या आएगा इसका वैल्यू 7, इकाई का अंक क्या हो गया 7। अगर 7 की पावर 2 है तो होता है 49, इसका इकाई का अंक क्या होगा 9, इकाई का अंक क्या होगा 9। अगर 7 की पावर 3 है तो इकाई का अंक क्या होगा 343, 3 होगा। ठीक है, अगर 7 की पावर 4 है, 7 की पावर 4 है तो इकाई का अंक क्या होगा, जैसे तो इकाई का अंक होगा 1, और 1 के बाद फिर जब इकाई का अंक क्या होगा 7 के पावर होगा 5 तो फिर इकाई का अंक 7 हो जाएगा इसका। फिर आगे जब जाएंगे तो 7 की पावर 6 होगा तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा लास्ट में, जैसे 9, इकाई का अंक इसका क्या होगा 6। तो ऐसे ही जब हम लोग जाते हैं तो 1 2 3 4 फिर 1 5 6 7 8, तो ऐसे क्या होता है 4 का रिपीटेशन होता है और 4 बार इकाई का अंक सेम आने लगता है। जैसे 7 आया यहाँ, 9 आया यहाँ, 3 आया, फिर यहाँ पर 1 आया, और फिर उसके बाद 7 आया, फिर 9 आया, फिर 3 आएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से रिपीटेशन होने लगता है 4 का। तो जब 4 का रिपीटेशन होने लगता है तो उसी को इसी जो इकाई का अंक 7 है तो उसके जो घात होगी उसमें 4 से भाग दे देंगे। यही रूल है उसमें कि घात को 4 से भाग दें और शेष फल निकालें। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं कि स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं कि आधार को छोटा करें, आधार को छोटा करें, ये केवल अंतिम अंक लें मतलब 7 लें, और अंतिम अंक 7 लेंगे तो क्या आएगा 7 लिया उसकी पावर आ जाएगी। और फिर स्टेप 2 में घात को 4 से भाग दें तो इस जो घात थी उसको 4 से भाग दे देंगे, केवल अंतिम 2 अंक 54 को 4 से भाग दें, क्योंकि भाग का अभी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 बताया था कि अंतिम अगर 2 अंकों को 4 से डिवाइड हो रहे तो 4 से डिवाइड होगा। तो अंतिम 2 अंकों को 4 से डिवाइड करें तो शेष फल आ गया 2, तो शेष फल 2 आ गया, तो उसी 2 को जो बचा, 4 तो पूर्ता डिवाइड हो गया तो हटा देंगे, तो शेष क्या बचा 2, तो उसी को 7 के ऊपर लगा देंगे टोपी, तो वो आ जाएगा 49। तो अब नई घात लगाएं, तो नई घात लगाएं जब हम 7 की पावर 2 तो आया 49, तो उसका इकाई का अंक अगर बात करें तो इकाई का अंक होगा 9, इकाई का अंक कितना होगा 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स के माध्यम से किसी भी की भी घात अगर लगी है तो उसके घात के इकाई का अंक निकाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे श्रेणी एपी एंड जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पर हम बात करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या क्या है। इसको बोलते हैं एपी को बोलते हैं समांतर श्रेणी, और जीपी को क्या बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसको जान लेते हैं पहले। समान अंतर वाली श्रृंखला, उदाहरण ए डी एंड ए प्लस 2D, इस प्रकार से इस एपी की श्रृंखला होती है। और समान अनुपात, अनुपात का मतलब होता है रेशियो में, अगर लिखा हो कि 1/2 तो सभी का रेशियो 1/2 आना चाहिए। कोई भी नंबर लिखा हो 5/10 और आगे लिखा हो 10/20, तो सभी का जो रेशियो आना चाहिए, रेशियो सेम आना चाहिए इसमें। और इसमें क्या है समांतर श्रेणी में कि अगर लिखा हो 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16, दीज नंबर्स आर डिफरेंट बिटवीन 2 एंड 4, मतलब 2 और 4 के बीच में, और 4 और 6 के बीच में, 6 और 8 के बीच में जो अंतर होना चाहिए वो समान होना चाहिए। देखो इनका अंतर 2 है, इनका अंतर 2 है, इनका अंतर 2 है, इनका अंतर 2 है, और इनका अंतर 2 है, और इनका अंतर 2 है, और इनका अंतर 2 है। तो इनमें जो समांतर श्रेणी में होता है तो समांतर समान अंतर होना चाहिए, और गुणोत्तर में होता है कि समान अनुपात होना चाहिए। अगर 1/2 है तो 1/2 1/2 1/2 चलना चाहिए। तो समान अनुपात वाली श्रृंखला को, जैसे ए आर स्क्वायर इसकी एक श्रृंखला होती है, इसका nवां पद होता है टी एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, n पदों का योग होता है एस एन इक्वल टू ए और आर के पावर n-1/r-1, जबकि r इज ग्रेटर देन 1। r की वैल्यू हमेशा जब यहाँ पर बड़ी होगी तभी r पहले ही रखा जाएगा। अगर यहाँ पर रूल आता है कि अगर r इज लेस देन 1 तो यहाँ तुरंत चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a और ब्रैकेट में 1 - r के पावर n/1 - r।
ये एक नया फार्मूला जनरेट हो जाता है जब क्या होगा, r इज लेस देन 1, r छोटा होगा 1 से। अब बात करते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद, ये आसान है, tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी से फॉर्मेट होता है, अगर n के प्लेस पर 1 रख दें तो a प्लस डी आ जाएगा, और a अगर a रहे और n के प्लेस पर 1 रखें तो a प्लस डी आ जाएगा, 2 रखेंगे तो a प्लस 2d आ जाएगा। इस प्रकार से इसका श्रृंखला समांतर श्रेणी की बढ़ती रहती है। और n पदों का योग Sn, सम ऑफ n नंबर, तो इसका होता है फार्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम बात करते हैं Sn, n/2 a प्लस 1, अर्थात जब कभी भी अंतिम पद यल दिया हो और प्रथम पद दिया हो तो उन दोनों का ऐड करके और n/2 से भाग दे देंगे, वो भी Sn होता है। अंतिम पद और प्रथम पद और उसके नंबरों से 2 से डिवाइड कर देंगे तब भी अंतिम पद और Sn निकाल सकते हैं हम लोग। अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे सीखते हैं इसकी संख्या पद्धति एग्जाम का माइंड मैप। अब संख्या पद्धति एग्जाम का माइंड मैप पढ़ेंगे, और इसका माइंड मैप कैसे होता है हमने कई बार अपनी वीडियो में सर्च किया है कि आप लोग कैसे माइंड मैप बनाएंगे। हमारे 3G इंस्टीट्यूट में भी यही माइंड मैप के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है कि किस प्रकार से माइंड मैप बनाया जाता है और किस प्रकार से बच्चे माइंड मैप के माध्यम से पूरी बुक की बुक याद कर पाते हैं। तो इस याद करने की श्रृंखला में हम लोग माइंड मैप बनाते हैं। तो उसी प्रकार हम संख्या पद्धति का माइंड मैप बनाएंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा। तो उसके पढ़ने के लिए में विभक्त और भाग पढ़ा हमने। अब विभक्त और भाग और बीजीय सरलीकरण, मतलब जो भी उसकी सरलीकरण कैसे करेंगे और इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, इस पर हमने बात किया। हमने विभक्त और भाग पर बात किया कि एक विभक्त और भाग का ये फार्मूला है, ये फार्मूला होता है। और उसके बाद में 11 का सम विभाज्य विषम नियम पढ़ा हमने। सम और विषम नियम मतलब कहने का तात्पर्य कि सम प्लेस को और विषम प्लेस को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे, ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपस में, जैसे यहाँ बी सी माइनस डी, सी प्लस डी को अगर ए प्लस बी और सी प्लस डी दोनों को आप सम और विषम संख्याओं को ऐड किया और आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो 11 से विभाज्य है, या 0 आ जाए तो वो 11 से विभाज्य होगा। कम से कम क्या जोड़ा जाए वाले प्रश्न हमने किया। अब हमने क्या किया कि इसका बीजीय सरली का पैटर्न पहचाने कि गुणा ना करें और बिना गुणा करें हम आंसर पा जाएं, तो उसकी हम बात किया ऊपर। पहचान बड़ी संख्याओं का बार बार रिपीट होना, ठीक है ना। एक पहचान ये कि बड़ी बड़ी संख्याओं का बार बार रिपीट होना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ए प्लस बी का होल क्यूब लग रहा है। अब घातांक वाले हमने बात किया कि साइक्लिसिटी यूज होती है इसमें। साइक्लिसिटी कैसे यूज होती है कि हमने बताया था कि 4 फिर 4 का रिपीटेशन होता है, इसलिए हमेशा 4 से भाग दे करके उसका इकाई का अंक रिमाइंडर निकालते हैं और अंक लास्ट वाले अंक में भाग दे लेते हैं, तो उससे क्या होता है, इकाई का अंक आ जाता है। जैसे 7 के 105 लिखा है, 4 से डिवाइड करो, जो शेष बचे तो उसको 7 के ऊपर लगा दो और फिर उसका पावर निकालो, जो इकाई का अंक होगा वही उसका आंसर होगा। इस प्रकार से आप लोग इसका माइंड मैप बना सकते हैं रैपिड तरीके से। अब हम लोग बात करते हैं आगे, आगे क्या आने वाला है, रैपिड फायर टेस्ट। अब इसमें टेस्ट पर आप लोग बात कर सकते हैं, इस पर क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। कैसे, भाग का नियम। अब किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। किसी संख्या को क्या कह रहा है, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर। अब किसी संख्या को 6 से विभक्त करो और शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो विभक्त अभी अभी हमने बताया था कि कैसे करना है इसको। तो सीधे प्रश्न का वर्ग करें, क्या इसमें क्या 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा, तो सीधे कुछ नहीं करना, सीधे शेषफल का वर्ग करें। जैसे 3 स्क्वायर बराबर 9 और उसको 6 से डिवाइड कर दें तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा 3। उत्तर क्या आएगा, 3। अब रैपिड फायर टेस्ट 2, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इसके इकाई का अंक तो ये 4 है, ये 5 है, ये तो इनके सभी में 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड देने के बाद में और उसका जो लास्ट में डिजिट बचेगा वो इकाई का अंक हो जाएगा। कैसे, जैसे ये 4 का लास्ट लिख दिया गया, फिर 5 × 1, इसकी विषम घात 4 आएगी। विषम घात क्या आएगी, 4 आएगी। तो 4 आएगी तो 4 का 5 से गुणा 20 होगा, 20 का इकाई का अंक 0 है तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार आप रैपिड तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब रैपिड फायर टेस्ट क्वेश्चन तीसरा है,
सरलीकरण करना। जैसे 608 प्लस 320 मल्टीप्लाई 320 680 मल्टीप्लाई 320, तो इसमें क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये क्या लिखा है, ए क्यूब और ये बी क्यूब, तो ए क्यूब बी क्यूब लिखा है, तो आसानी से आपको पता है ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखा है और नीचे ए क्यूब बी क्यूब लिखा है, तो उसको नीचे वाले के फार्मूले लगा दोगे और दोनों को कुछ नहीं करना है, आपको जोड़ देना है आपस में, और जोड़ देना है, नीचे वालों को जोड़ देना है, नीचे वाला ए प्लस बी बचेगा तो जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा, उत्तर बी। अब स्मार्ट रिवीजन बोर्ड, अब स्मार्ट कैसे रिवीजन करेंगे, तो आज संख्या पद्धति की जांच कैसे करेंगे, एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और 173 के लिए एन बराबर 14, 14 से छोटी या भाज्य संख्या से भाग कर देखे। फिर उसके बाद इकाई का अंक, इकाई का अंक हमने बताया नियम, घात को 4 से भाग देकर शेष फल नई घात प्राप्त करें। 0156 का इकाई अंक कभी नहीं बदलता। 0156, ये नोट विशेष याद रखना कि 0156 का इकाई का अंक कभी नहीं बदलता। जैसे अगर हम उदाहरण देते हैं इसका कि इकाई का अंक क्यों नहीं बदलता, जैसे 5 का स्क्वायर किया जाए कितना है 25, 5 ही आएगा, इकाई का अंक में क्या है 5 आएगा। अगर हम किसी का करें 5 की 3 घात करें, तो 5 की 3 घात करें तब भी 125 आएगा, 5 ही आएगा। फिर हम क्या करें 5 की 4 घात कर ले, 5 की 4 घात कर लेंगे 625 आ जाएगा, फिर भी 5 आया। तो कहने का तात्पर्य अगर एक के कितने भी पावर करते जाओ, 1 करो 2 करो 3 करो 4 करो 5 करो, कितने भी पावर करो, इकाई का अंक कभी नहीं बदलेगा, 1 ही रहेगा। 5 के कितने भी पावर कर डालो 5 ही रहेगा इकाई का अंक। 6 के कितने भी पावर कर डालो 6 टू जा, तो 6 इंटू 6 36, 6 आया। और 6 की 3 पावर्स करोगे तब भी 6 आएगा, 6 की 4 पावर करोगे तब भी 6 आएगा। 6 की कितने भी पावर करो इकाई का अंक नहीं बदलने वाला है। तो इस प्रकार आपको ये जादू पता चला कि ये 0156 के इकाई का अंक नहीं बदलता है। अब हम आगे जादुई सूत्र पढ़ने वाले हैं, तो जादुई सूत्र में क्या पढ़ेंगे कि भाग संक्रियाओं में, भाग संक्रियाओं में बहुत आसान था कि भाज्य बराबर ऐसे अगर क्वेश्चन किया जाए, अगर ऐसे क्वेश्चन किया जाए कि ऐसे, तो भाज्य संक्रियाओं में क्या होगा कि यहाँ जो भाज्य होता है, ये भाज्य होता है हमेशा, ये भाजक है और ये भागफल है, ये क्या है भागफल, ये भागफल है। अब हम लोग इस पर बात करते हैं, तो इन दोनों का हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो ये भाजक इंटू भागफल, और प्लस शेषफल यहाँ पर होता है रिमाइंडर या शेषफल, तो इसको ऐड कर देते हैं। अब जादुई सूत्र क्या होता है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो एक जोड़ दो, एक में घटा दो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बचता है तो ए प्लस बी लिखो, और कम बचता है तो ए माइनस बी कर दो, घटा दो। अगर प्लस वाला बनता है तो जोड़ दो, माइनस वाला बनता है तो घटा दो। ये आसान से भाषा में ये जादुई सूत्र है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो इस प्रकार से संख्या पद्धति कंप्लीट हुई आपकी, अपने नींव मजबूत कर ली है, आपने क्या कर लिया है, नींव मजबूत कर ली है। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे और बेसिक से क्वेश्चन से आपने इसको सॉल्व किया, तो इसके माध्यम से क्या है कि आपने नींव मजबूत कर ली है। अब हम इस नींव पर ईमानदारत खड़ी करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इमारत खड़ी करेंगे। नींव मजबूत कर ली है, अब इसी नींव में हम लोग इमारत खड़ी करेंगे और अगला अध्याय एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ेंगे। परीक्षा के 15% प्रश्न यहीं से आते हैं। आप इसको अपलोड कर लीजिएगा, अपनी साइट के लिंक में हम डाल देंगे इसका पीडीएफ, आप लोग इसको अपलोड कर लीजिएगा और इसको विशेष तरीके रिवीजन करिएगा, बार बार करिएगा, बार बार, इससे बाहर जाएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसको समराइज करके छोटा से छोटा बताया गया है। जैसे जो कठिन होता है, जैसे गेरा की डिविजिबिलिटी रूल कठिन होती है, 9 की कठिन होती है थोड़ा थोड़ा, और तो कठिन होती है, वही हमने इस पीडीएफ में डाला है। और जैसे आपका घात कैसे निकालें, इकाई का अंक कैसे निकाले, तो 7 की थोड़ा कठिन होती है, बाकी का 2 का निकाल लोगे आप, 3 का निकाल लोगे, 4 का पावर चढ़ा है तो निकाल लोगे, तो इसीलिए 7 का थोड़ा टफ पड़ता है, 7 का कोई नहीं बताता, इसलिए हमने 7 का बता दिया कि 7 का पावर कैसे निकालेंगे। तो इस प्रकार से हमने अपनी क्लास को खत्म किया, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के साथ, या अन्य कोई टॉपिक जो हमारा विशेष होगा, अगला अध्याय होगा, इसमें नहीं, आपका जो सुपर टेट का टॉपिक होगा उसको लेकर आएंगे। तब तक ले विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।
बंद हो गया। हेलो हेलो।